तो शुरू करते हैं आज का क्लास। और आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे, बोर्ड पे आप हेडिंग देख रहे हैं, लैग्रेंजेज मीन वैल्यू थ्योरम, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर से ये टॉपिक लिया गया है। और इसके पहले हम लोग रॉलेस थ्योरम पे बात कर चुके हैं। उसी का अगला हिस्सा है लैग्रेंजेज मीन वैल्यू थ्योरम। लेकिन उसके पहले आज मेरे तरफ से, यहाँ देख रहे होगे तुम लोग, अभी सुबह का 3 बज चुका है और हम लोग 22 तारीख में प्रवेश कर चुके हैं, 22 अगस्त 2021। तो मेरे तरफ से हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। और अब हम लोग शुरू करेंगे आज के क्लास के बारे में। और ये पढ़ना है हम लोगों को लैग्रेंजेज मीन वैल्यू थ्योरम, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और अगर तुम देख रहे हो ऊपर में जितना हम लिख दिए हैं, थ्योरम तो इतना ही है। इसके पहले तुम लोग रॉलेस थ्योरम पढ़ चुके हो और उम्मीद है कि तुमको याद भी होगा। लेट एफ बी अ रियल फंक्शन सच दैट नंबर 1 एफ एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए एंड बी, देन देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर सी कोई रियल नंबर है, बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए एंड बी सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ है डिवाइड बाई बी माइनस ए। तो अगर थोड़ा सा तुम याद करो रॉलेस थ्योरम को तो याद आएगा। इसके पहले हम बात किए थे, उस पर पहले की वीडियो में अपलोड किया गया है, तुम देखे भी होगे। तो अगर तुम थोड़ा याद करो रॉलेस थ्योरम को याद करोगे तो पाओगे क्या कि उसमें जो था कंडीशन, पहला कंडीशन क्या था, सेम, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए बी। नंबर 2 एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी, इन या ऑन दोनों चलता है। और नंबर 3 वहाँ था एफ ए इक्वल टू एफ बी, देन देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर सी बिलोंग्स टू ओपन ए बी सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू 0। जानबूझ के लिखे हैं रॉलेस थ्योरम, क्योंकि उससे ये और वो टॉपिक, दोनों टॉपिक, यानी ये मतलब लैग्रेंजेज मीन वैल्यू थ्योरम और ये रॉलेस थ्योरम थोड़ा मिलता जुलता है, देखोगे। और एक ही एक्सरसाइज के अंदर दोनों को पढ़ना भी है तुम्हारे 12th के चैप्टर में इसको। अब देखोगे क्या कि यहाँ पे और यहाँ पे दोनों में अंतर क्या है। यहाँ पे था एफ एक्स इज कंटिन्यूअस। अच्छा, इसके पहले क्या कि फंक्शन डिफाइन होना चाहिए, रॉलेस थ्योरम में भी यही है और यहाँ भी है कि एफ कोई रियल फंक्शन है और वो डिफाइंड है। अगर डिफाइन है का मतलब कि अपने डोमेन में डिफाइन है अगर, और तुम डिफाइन का मतलब समझ रहे होगे क्योंकि तुम फंक्शन पढ़े हो, तुम रॉलेस थ्योरम में पढ़ चुके हो। वहाँ भी था, यानी कि रॉलेस में भी था कि एफ एक्स कंटिन्यूअस, और यहाँ लैग्रेंजेज में भी है कंटिन्यूअस क्लोज इंटरवल ए बी में। रॉलेस में भी था एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन ए बी में, और यहाँ भी होना चाहिए एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन ए बी में, ठीक है। लेकिन तीसरा जो था ना रॉलेस थ्योरम में, वो एफ ए इक्वल टू एफ बी था। मतलब ग्राफ अगर इसका बनाए थे हम लोग तो कुछ याद करो, ऐसा ग्राफ था। अगर ये पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट कोई बी चूज कर लो, यह पॉइंट बी चूज कर लो, तो यह तुम्हारा एफ बी था। तो यहाँ पे एफ ए इक्वल टू एफ बी हुआ करता था रॉलेस थ्योरम में। और तब जो टेंजेंट था वह पैरेलल था इसके, यानी कि टेंजेंट एक बार इस लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल था। और अगर पैरेलल था तो एफ डैश सी इक्वल टू 0। अगर किसी पॉइंट सी पर, किसी पॉइंट, अगर ये कोई पॉइंट सी है, ए और बी के बीच में कोई पॉइंट सी है, तो यहाँ पे एफ डैश सी इक्वल टू 0। एफ डैश सी का मतलब टेंजेंट टू द कर्व। तो ये स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व, यानी कि एफ डैश सी, दैट मीन्स कि डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एट द पॉइंट x इक्वल टू सी 0 होगा। यह था हमारा रॉलेस थ्योरम। और आज हम लोग पढ़ रहे हैं लैग्रेंजेज मीन वैल्यू थ्योरम। इसमें पहला और दूसरा कंडीशन तो यहाँ भी है कि एफ बी, सबसे पहले क्या होना चाहिए कि एफ अपने फंक्शन में, एफ फंक्शन अपने डोमेन में डिफाइन होना चाहिए। तो लेट एफ बी अ रियल फंक्शन, डिफाइन है तभी रियल फंक्शन। नंबर 1 एफ एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए एंड बी, and fx is differentiable on open interval a and b, then there exists a number c between a and b, between open interval a and b such that derivative of the function at the point c, जिसको कि हम लोग f dash c से डिनोट करते हैं, is equal to एफ बी माइनस एफ है बटा b माइनस ए, एफ बी माइनस एफ है डिवाइड बाई b माइनस ए। बस इतना हो गया और ख़त्म, इतना हो गया और लैग्रेंजेज मीन वैल्यू थ्योरम खत्म। अगर हम इतना लिख दिए तो रॉलेस थ्योरम खत्म, और ये लिख दिए तो मीन वैल्यू थ्योरम खत्म। इतना ही तो है।
लेकिन अब इतना से तो काम चलेगा नहीं। अब इसको हम ज़रा धीरे धीरे बारीकी से एक्सप्लेन कर देंगे आज के क्लास में। आज के क्लास में पूरा एक्सप्लेन कर देंगे और अगला जो वीडियो होगा उस पर सारा क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे आते हैं वापस अपने क्लास में, यानी कि लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम पे आते हैं। और तुम पाओगे क्या कि ये जो एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए, तो थोड़ा बहुत तुम वाकिफ़ हो गए इससे अगर तुम लिमिट और डेरिवेटिव पढ़ चुके हो तो। और अगर तुम यहाँ पे पहुँच गए हो यानी कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर में, तो इसका मतलब है कि तुमको डेरिवेटिव आता है, यानी कि तुम डेरिवेटिव का पहले क्लास कर चुके हो, तभी यहाँ पहुँचे हो। क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव वर्ड प्रॉब्लम ही है डेरिवेटिव चैप्टर का, और ये आखिरी चैप्टर है। इसी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर का ही ये टॉपिक है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर का ही टॉपिक है लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। तो हम लोग बात करते हैं आज इस पर कि इसको समझें कैसे कैसे क्या होता है। लेकिन समझने के पहले देखो, पहले तो तुम ये नोट कर लो, हम अभी वीडियो से साइड हो जा रहे हैं स्क्रीन से, और तुम इसको वीडियो को पॉज करके सबसे पहले तो ये लिख लो, इसको लिख लो, फिर हम समझाएंगे धीरे धीरे बारीकी से। ठीक है, तुम वीडियो को पॉज करके अब तक नोट कर लिए होगे। अब हम लोग बारीकी समझेंगे, नोट तो तुम कर लिए, अब बारीकी समझेंगे कि इस टॉपिक में क्या पढ़ना है हम लोगों को। चलो एक बात बताओ कि तुम अगर यहाँ तक पहुँच गए हो, इस चैप्टर तक पहुँच गए हो, इसका मतलब तुमको थोड़ा बहुत लिमिट का ज्ञान होगा, लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ एक्स एज एक्स टेंस टू ए, इसका नॉलेज होगा, और थोड़ा बहुत तुमको डी वाई बाई डी एक्स का भी नॉलेज हो गया होगा। और थोड़ा बहुत नहीं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर अगर पढ़ रहे हो तो पूरा डेरिवेटिव का नॉलेज तुमको है। लेकिन इस चैप्टर को समझाने के लिए हमको थोड़ा लिमिट का और थोड़ा सा डेरिवेटिव का जरूरत पड़ेगा, जिस पे हम लोग थोड़ा बात करते हैं। अभी तुम लोग फिजिक्स में वेलोसिटी के बारे में पढ़े होगे, स्पीड के बारे में भी पढ़े होगे। वहाँ पर तुम लोग एवरेज स्पीड, थोड़ा सा हम बात करेंगे फिजिक्स का, एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में तुमको जानकारी पहले से होगा, दोनों स्पीड के बारे में जानते होगे। थोड़ा सा बात करेंगे 5 मिनट, क्योंकि मेरा टॉपिक है मैथमेटिक्स में लैग्रेंज, और अभी हम फिजिक्स के टीचर तो है नहीं तुम्हारे, बट थोड़ा सा बात करना पड़ेगा ताकि तुमको हम इस टॉपिक को ठीक से समझा सकें कि क्यों इसका क्या यूज कर सकते हैं फिजिक्स में, वो थोड़ा समझेंगे हम लोग। अगर कोई यूनिफॉर्म स्पीड है तो ग्राफ ऐसे बनेगा तुम्हारा, ये अगर टाइम और ये एक्स एक्सिस टाइम और ये वाई एक्सिस डिस्टेंस, अगर एस बता रहा है। अगर आपका स्पीड, ऑब्जेक्ट का स्पीड अगर यूनिफॉर्म है तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। और हम मान के चल रहे हैं कि तुमको फिजिक्स में भी ये सब चीज़ आता है, तभी ये चीज़ समझा रहे हैं तुमको हम। और अभी तक तुम सीख गए होगे बहुत कुछ, क्योंकि तुम 12th में हो तो 11th का फिजिक्स पढ़ चुके हो, 12th में भी हाफ पढ़ चुके हो, तभी यहाँ पे पहुँचे हो, इस चैप्टर पे आ गए हो। यह चैप्टर तो बीच के टॉपिक में, बीच के बुक के बीच में है। तो अब देखना यहाँ पे इसका जब स्पीड हम लोग निकालते हैं एवरेज स्पीड, तो एवरेज के लिए क्या करना होता है कि हमको 2 पॉइंट चूज करना होता है। ऑब्जेक्ट का पोजीशन, 2 अलग अलग पोजीशन चूज करना होता है। सपोज कीजिए कि यह पोजीशन ए है, अभी T1 बोल रहे हैं, और ये मान लेते हैं कि यह पोजीशन T2 है, O से T1, O से T2। तो ये अगर, और इस पोजीशन पे अगर टाइम T1 पे अगर ऑब्जेक्ट का पोजीशन S1 पे है और टाइम T2 पे, ठीक से समझना, और टाइम T2 पे ऑब्जेक्ट का पोजीशन यदि S2 पे है, तो तुम एवरेज स्पीड निकालना जानते हो। एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है T2 माइनस T1 डिवाइड बाई S2 माइनस S1 डिवाइड बाई T2 माइनस T1। ये हुआ एवरेज स्पीड, ठीक है। यानी कि क्या हो रहा है कि स्लोप निकालते हो, स्लोप समझ लिखते होगे तुम लोग। स्लोप कैसे निकालते हो? देखो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या है? यह डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस माइनस ये डिस्टेंस। अगर हम पॉइंट का नाम कर दें, यहाँ पे नेमिंग कर दें, दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी, दिस पॉइंट इज सी, दिस पॉइंट इज डी, दिस पॉइंट इज ई। तो हम कह सकते हैं क्या कि ये जो BC है, BC, अगर इस लाइन का स्लोप निकालें, इस लाइन का स्लोप के लिए क्या करना होता है? 2 पॉइंट चूज करना होता है। एक पॉइंट चूज कर लिए A, एक पॉइंट चूज कर लिए B, तो यहाँ से खींचे परपेंडिकुलर, यहाँ से खींचे इस पर परपेंडिकुलर। तो ये जो आपका स्लोप निकालना है लाइन का, तो स्लोप निकालने के लिए पढ़े थे M इक्वल टू tan थीटा। थीटा क्या है? थीटा इज कॉल्ड इंक्लाइनेशन। क्या होता है इंक्लिनेशन? द एंगल मेड बाय द लाइन विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अगर तुमको थीटा पता हो तो डायरेक्टली इस लाइन का स्लोप निकाल सकते हो M इक्वल टू tan थीटा, जो कि इस
जो कि इस ऑब्जेक्ट का एवरेज स्पीड होगा यहाँ पे, क्योंकि यह यूनिफॉर्म मोशन में है और स्ट्रेट पाथ बना रहा है, ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन बन रहा है। और तुम बेहतर समझ रहोगे अगर तुम फिजिक्स थोड़ा जानते हो तो। अब देखना, जो थीटा यहाँ पे है वही थीटा यहाँ पे है, तो इसका मतलब कि हमको अगर 2 पॉइंट सेलेक्ट करना है तो अगर यहाँ से और यहाँ 2 पॉइंट चूज कर लेते हैं तो दिस वन बाई दिस वन इज कॉल्ड tan थीटा, यानी कि परपेंडिकुलर बाई बेस इज कॉल्ड tan थीटा। कोई व्यक्ति क्या करे कि नहीं 2 पॉइंट, एक पॉइंट यहाँ और एक पॉइंट यहाँ चूज कर रहे, तो दिस वन बाई दिस वन इज tan थीटा। और तुम जानते हो चूंकि तुम 10th में सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल पढ़ के आए हो, तो तुमको पता है कि दिस वन BD बाई OD इज इक्वल टू BD बाई OD इज इक्वल टू BC बाई AC, BC बाई AC, क्योंकि यह दोनों ट्रायंगल यानी कि ट्रायंगल OBD और ट्रायंगल ABC दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर ट्रायंगल है, और सिमिलर ट्रायंगल है तो साइड उसका प्रोपोर्शन में होगा। तुम जानते हो ये थ्योरम पहले से, ठीक है। तो अब बात ये हो गया कि इसका अगर हम लोग निकालना है एवरेज स्पीड, तो इसका एवरेज स्पीड क्या होगा, हमेशा स्लोप निकाल देते हैं। स्लोप के लिए क्या करना होता है, 2 पॉइंट चूज करना होता है, तो दिस वन बाई दिस वन इज tan थीटा, दैट इज कॉल्ड स्लोप, और दिस वन बाई दिस वन यानी कि परपेंडिकुलर बाई बेस। तो मतलब क्या निकला कि अगर आप इस ऑब्जेक्ट का स्पीड यूनिफॉर्म मोशन में है तो कहीं भी 2 पॉइंट चूज कर लेंगे, कहीं भी 2 पॉइंट चूज कर लेंगे तो एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड दोनों सेम होता है। यह तुम समझते होगे फिजिक्स में, और हमको बहुत शॉर्ट में बात करना है इस पर, क्योंकि मेरा टॉपिक कुछ और है, ठीक है। ये था आपका यूनिफॉर्म मोशन में। अब जरा सोचो कि कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म मोशन में नहीं है तो कैसा होगा उसका ग्राफ, वो देखोगे। अगर यूनिफॉर्म मोशन में नहीं है तो हो सकता है ग्राफ उसका कुछ ऐसा बने, ठीक है। y इक्वल टू एफ एक्स, हम लोग मैथ में फंक्शन में इसको y इक्वल टू एफ एक्स कहेंगे। तो ये आपका हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस ओरिजिन। अब अगर ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है तो इसका अगर निकालना है एवरेज स्पीड, तो जाहिर सी बात है कि अलग अलग पॉइंट पे स्पीड इसका अलग अलग होगा। तो इसका एवरेज निकालने के लिए क्या करना होता है कि 2 पॉइंट चूज करते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ है उस पे अगर तुम चाहते हो निकालना एवरेज स्पीड, तो तुमको जब 2 पॉइंट चूज करोगे, माना कि पॉइंट A है और यह पॉइंट B है, तो यहाँ पे आपका ये हो गया T1 और ये हो गया T2, टाइम 1, और इसके पोजीशन जो है वह S1, और T1 पे पोजीशन S1 और T2 पे पोजीशन S2। अब इसका एवरेज स्पीड निकालने के लिए यहाँ हम ऐसे ड्रॉ किए परपेंडिकुलर। अब दिस वन बाई दिस वन इज कॉल्ड एवरेज स्पीड, यानी कि अगर यह दूरी निकालना चाहते हो, यह डिस्टेंस के लिए क्या करोगे, यह डिस्टेंस के लिए क्या करोगे, पूरे में से, पूरा का क्या है वैल्यू S2 में से ये दूरी घटाओगे, इस पूरे डिस्टेंस में से ये डिस्टेंस घटाओगे। यह पूरा डिस्टेंस है S2 और ये डिस्टेंस है S1, तो S2 माइनस S1 डिवाइड बाई ये डिवाइड बाई दिस वन बाई दिस वन, ठीक है। तो ये तो निकल गया डिस्टेंस, कहाँ से निकला भाई, तो ये बाई ए कर दिए, तो आपका यानी कि ये S2 माइनस S1 तो निकल गया, ऊपर का डिस्टेंस कितना कवर हुआ, और इस डिस्टेंस को कवर करने में टाइम कितना लगा, यानी कि ये लगा टाइम। तो ये टाइम कैसे निकालोगे, पूरा O से T2 तक और O से T1 तक, यानी कि T2 माइनस T1। दिस इज कॉल्ड एवरेज स्पीड, जिसको फिजिक्स में तुम लोग पढ़े होगे एवरेज को डेल्टा S बाई डेल्टा T। फिजिक्स में यह S2 माइनस S1, चूँकि यह काफ़ी कम डिस्टेंस लिया जाता है, यानी बहुत छोटा, तुम जानते ही हो जब एवरेज स्पीड निकालते हो तो डिस्टेंस को काफ़ी कम लेते हो, और उस कम डिस्टेंस को कवर करने के लिए जो कम टाइम लगा है, दोनों का रेशियो निकालते हो, तो उससे तुम्हारा निकलता है एवरेज स्पीड। जितना छोटा डिस्टेंस लोगे उतना ही छोटा टाइम लोगे उसको कवर करने के लिए, तो जितना छोटा यूनिट लोगे उतना ही एक्यूरेट स्पीड आएगा एवरेज स्पीड उतना ही एक्यूरेट आता है। ये बात तुमको फिजिक्स में पता है, लेकिन फिर भी वह स्पीड एवरेज ही कहा जाता है, और उसको हम लोग इसे डेल्टा S बाई डेल्टा T से डिनोट करते हैं। अगर आपका S2 माइनस S1 बहुत ही छोटा डेटा है और T2 माइनस T1 जाहिर सी बात है कि छोटा डिस्टेंस को कवर करने के लिए उतना ही छोटा टाइम लगेगा, यह भी काफ़ी छोटा है। इस छोटे से डेटा को डिनोट करने के लिए फिजिक्स में तुमको पढ़ाया गया होगा डेल्टा S डिस्टेंस को दिखाने के लिए और डेल्टा T टाइम को दिखाने के लिए, डेल S बाई डेल T यह दिखाने के लिए बताया गया है, यानी कि एवरेज स्पीड। बट यह एवरेज स्पीड कब बन जाएगा, स्पीड किसी पॉइंट पर। एवरेज स्पीड का मतलब कि ये हुआ आपका स्लोप A से B कॉर्ड का, यह निकालने के लिए आप क्या करते हैं दिस वन बाई दिस वन। लेकिन
अब देखो तुम कि डेल्टा एस बाई डेल्टा टी जो करते हो, अगर यह डेल्टा एस बाई डेल्टा टी तुम चाहते हो कि पर्टिकुलर टाइम पर निकाल लिया जाए, पर्टिकुलर पॉइंट पर निकाल लिया जाए, तो क्या करना होता है कि पॉइंट बी को पॉइंट ए के काफ़ी करीब करना होता है। सुनना ध्यान से, पॉइंट बी को पॉइंट ए के काफ़ी करीब करना होता है। तो पॉइंट बी को सोचो कि अगर यहाँ पे ला दिए तो ए से और करीब हो गया, तब आपका जो एवरेज स्पीड है वह घट के कुछ ऐसा होगा, दिस वन बाई दिस वन। अब दिस वन बाई दिस वन जो होगा वह ए और बी के बीच का होगा। जाहिर सी बात है, स्पीड जो है वह ऑब्जेक्ट का नॉन यूनिफॉर्म है, इसलिए अलग अलग इंटरवल में अलग अलग एवरेज स्पीड आएगा। यानी कि किसी इंस्टेंटेनियस पॉइंट पर आप उसको, किसी फिक्स पॉइंट पर आप उसका इंस्टेंटेनियस स्पीड नहीं निकाल पा रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि अगर हम पॉइंट बी को और ए के क्लोज करें, जितना क्लोज करोगे उतना छोटा डिस्टेंस, देखो पहले ये डिस्टेंस था, अब ये डिस्टेंस है, और उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए उतना छोटा टाइम। सोचो जरा सा, तब स्लोप जो है स्लोप जो है यानी कि कॉर्ड जो है, कॉर्ड ए बी ऐसा बनेगा और करीब हो गया। एक टाइम पे क्या होगा कि बी को और क्लोज करोगे तो और ये ऐसा बनेगा, और क्लोज करोगे और ऐसा बनेगा, और एक टाइम पे क्या होगा कि आपका जो टेंजेंट बन जाएगा, स्लोप जो था, ये जो कॉर्ड जो था वह कॉर्ड टेंजेंट बन जाएगा, टेंजेंट। अगर तुम इसको नहीं समझे तो डेरिवेटिव में अगर इसको समझाएंगे, वहाँ पे डेरिवेटिव में पढ़ चुके होगे, वहाँ से तुम जानते हो इसको कि आपका ये जो ए और बी है पॉइंट, ए और बी जो पॉइंट है, यह जो आपका पॉइंट है, जो कॉर्ड है, यह कॉर्ड जब इंस्टेंटेनियस पॉइंट पे आता है तो यह बन जाता है टेंजेंट। ये देखना, ये अगर कॉर्ड ए बी है, बी को के घटने के साथ ये टेंजेंट, ये जो कॉर्ड है आपका ए बी, वो कॉर्ड ये बना, और बी नीचे आया, बी पहले यहाँ था अब यहाँ आया तो ये बन गया, और नीचे आया तो ये बन गया, और नीचे इस पॉइंट पर आ गया, अगर पॉइंट पर होने को होगा अगर, तो ये बनता है, यानी कि टेंजेंट इसे कहते हैं। दिस इज कॉल्ड स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। दिस, अगर कर्व का नाम y इक्वल टू एफ एक्स है तो दिस लाइन इज कॉल्ड टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू एफ एक्स, एंड दिस इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड एट द पॉइंट। ठीक है ना, बहुत रफली समझाया है और बहुत कम समझाया है, फिजिक्स के टीचर तुमको समझाएंगे ठीक से। अब बताओ कि तुमको ये चूंकि लिमिट का नॉलेज तो है ही, डेल्टा एस बाई डेल्टा टी तुम कह रहे हो स्मॉल डिस्टेंस बाई स्मॉल टाइम, अगर तुम इसमें, यानी कि यह तुम्हारा है एवरेज स्पीड, अगर तुम इस एवरेज स्पीड में ऐसा करो कि डेल्टा टी का टेंडेंसी एकदम जीरो के करीब कर दो, डेल्टा टी जो टाइम है इसको यहाँ पे बी को नीचे लाए तो अब टाइम आपका ये हो गया, और नीचे लाए बी को, यानी कि दूरी काफ़ी कम कर दिए तो आपका टाइम जो है ये हो गया, और नीचे लाए तो टाइम आपका ये हो गया, और नीचे लाए एक पॉइंट पे टाइम आपका ये हो गया। तो इसके लिए तरीका क्या है, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फंक्शन डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, तो जो एवरेज स्पीड है उसमें लग जाएगा लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, और इसी को हम लोग मैथमेटिक्स में क्या कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, डी एस बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, डेरिवेटिव ऑफ एस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, डी एस बाई डी टी कहते हैं, और इसे ही कहते हैं हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं, एक पॉइंट पर निकल जाता है। तो यह बात तुमको अच्छे से पता है और हमको शॉर्ट नहीं बोलना है, यह बात तुमको अच्छे से पता है कि अगर कोई कर्व है y इक्वल टू एफ एक्स, यानी किसी ऑब्जेक्ट का अगर ये पोजीशन बता रहा है, तो अगर किसी पॉइंट पर तुम निकालना चाहते हो, किसी भी पॉइंट पर अगर तुम इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालना चाहते हो तो सिर्फ तुमको चाहिए होता है टेंजेंट। ये हुआ टेंजेंट, इस पॉइंट पर चाहते हो कि आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड निकाल दें तो ये हुआ टेंजेंट, इस पॉइंट पर चाहते हो ये हुआ टेंजेंट, यानी कि टेंजेंट ही किसी कर्व पे जो टेंजेंट बनता है वो टेंजेंट ही इंस्टेंटेनियस स्पीड बताता है, जिसे हम लोग डी एस बाई डी टी कहते हैं। और मैथमेटिक्स में इसको हम लोग जनरली डी वाई बाई डी एक्स नाम से पढ़ेंगे। मैथमेटिक्स में जनरली डी वाई बाई डी एक्स नाम से पढ़ चुके हैं डेरिवेटिव चैप्टर में। ठीक है, तो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा एस बाई डेल्टा टी इज कॉल्ड डी एस बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्यों बता रहे हैं ये सब, ये फिजिक्स का टर्म क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो ये हम लोग आज पढ़ेंगे लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, इसमें उसका रिलेशन है। अब देखो, अगर ये एक कर्व है, दो पॉइंट पर निकालना चाहते हो, दो पॉइंट के बीच में निकालना चाहते हो, अगर तुम इसका स्लोप पॉइंट ए और पॉइंट बी, सपोज दैट, हेलो, पॉइंट ए और पॉइंट बी, नो डाउट पॉइंट ए का इमेज बनेगा एफ ए, पॉइंट बी का इमेज जो T1 और T2 था उसको हम ए बी से चेंज कर दिए,
पॉइंट बी जो है आपका यहाँ उसका इमेज बनेगा एफ बी। तो अगर इस लाइन का स्लोप निकालना चाहते हो, ए बी जो आपका यहाँ पे कॉर्ड है उसका स्लोप निकालना चाहते हो तो क्या होगा, बी सी बाई ए सी। स्लोप क्या होगा यहाँ पे, बी सी बाई ए सी। और बी सी को कह सकते हो क्या, एफ बी माइनस एफ ए। हेलो, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या है, एफ बी। ये डिस्टेंस क्या है, एफ बी। और ये डिस्टेंस क्या है, एफ ए। ये डिस्टेंस है एफ ए। तो यहाँ से ये बी से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस वह है एफ बी। और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है एफ ए। तो ये जो डिस्टेंस बचा बी सी, उस डिस्टेंस को क्या बोलोगे, उस डिस्टेंस बी सी को बोलोगे एफ बी माइनस एफ ए बोलोगे। और आपका ये जो डिस्टेंस है, जो टाइम जो लगा यहाँ पे ए सी वह क्या है, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस b और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस a। तो ये जो दूरी हुआ वो हुआ b माइनस ए। समझ रहे होगे तुम लोग, आई थिंक सो। तो इसका मतलब कि स्लोप बी सी बाई ए सी, स्लोप ऑफ द कॉर्ड ए बी इज कॉल्ड बी सी बाई ए सी, दैट इज कॉल्ड टैन थीटा। पीछे खींचते हो अगर, दिस इज थीटा एंड स्लोप इक्वल टू क्या, टैन थीटा। स्लोप इक्वल टू क्या, टैन थीटा, है ना। स्लोप इक्वल टू टैन थीटा, जिसको कि स्मॉल m से भी करते हैं रिप्रेजेंट हम लोग मैथ में। तो टैन थीटा यहाँ पर स्लोप है और स्लोप इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस इस कॉर्ड ए बी का स्लोप बी सी बाई ए सी। बी सी को कह सकते हैं एफ बी माइनस एफ ए। बी सी को कह सकते हैं एफ बी माइनस एफ ए। यह पूरा डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक एफ बी माइनस एफ ए डिवाइड बाई ए सी कहा जाएगा। यहाँ से यहाँ डिस्टेंस है b और ये डिस्टेंस है ओरिजिन से यहाँ का डिस्टेंस है b और ओरिजिन से यहाँ का डिस्टेंस a, यानी ये बचा के आपका b माइनस ए। आई थिंक समझ रहे हो। स्लोप एफ बी माइनस एफ ए बटा b माइनस ए। स्लोप एफ बी माइनस एफ ए बटा b माइनस ए। स्लोप ऑफ द कॉर्ड ए बी। माइंड इट। हेलो, यही बोलना था मेरे को। सिर्फ इतना जो हम बोल रहे थे, इतना जो भूमिका बांधे, सिर्फ ये बोलना था। स्लोप ऑफ द कॉर्ड इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए। ये एफ बी है, देखिए ये एफ बी है ना, एफ बी और ये क्या है, एफ ए है। तो एफ बी माइनस एफ ए, ये बी सी हुआ, बी सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए। और ए सी जो है वह हो गया बी माइनस ए। इसमें से ये घटा देंगे तो ये बचेगा, इसमें से ये घटा देंगे तो सिर्फ ये बचेगा। तो एफ बी माइनस एफ ए बटा बी माइनस ए। ये स्लोप ऑफ द कॉर्ड है, बस ये बोलना था मेरे को। दिस इज स्लोप ऑफ द कॉर्ड ए बी, एफ बी माइनस एफ ए बटा बी माइनस ए। होल्ड करना अब बस 2 मिनट के लिए। वीडियो को हम पॉज करेंगे। हमको लगता नहीं है कुछ तुमको नोट करने के लायक है यहाँ पे, क्योंकि तुम फिजिक्स पढ़ चुके होगे। अगर तुमको लगता है कुछ यहाँ से भी जानकारी ले सकते हो और तुम्हारी ज़रूरत का है, तुम वीडियो को पॉज करके यहाँ से कुछ डेटा लिख सकते हो। लेकिन लैग्रैंजेज मीन वैल्यू थ्योरम में बताने के लिए मेरे को इसका कोई लिखवाने का ज़रूरत नहीं है, मेरे को बस समझाना था। तो अभी हम वीडियो को पॉज करेंगे। वीडियो को पॉज करने के बाद हम जो लिखेंगे, पढ़ाएंगे, वह सिर्फ लैग्रैंजेज मीन वैल्यू थ्योरम के लिए होगा। वीडियो को पॉज कर लो। ठीक है, तो हम अभी बोर्ड पर से जो कुछ इरेज कर दिए हैं, जो अभी हम तुम लोग से वेलोसिटी, एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में जो बात कर रहे थे, उसके लिए जो नीचे हम समझा रहे थे उसको इरेज कर दिए हैं। और थोड़ा बहुत जो भी चर्चा किए हैं उसको तुम अगर पहले से जानते होगे तभी समझ पाए होगे। अगर पहले से तुम कुछ नहीं जानते हो तो अभी जो भी हम बात किए नीचे में वह तुम नहीं समझोगे ठीक से। ऊपर का लाइन अभी भी हम इरेज नहीं किए हैं, जो लिखा हुआ था वो लिखा हुआ है। ये जो है मुख्य रूप से लैग्रैंजेज मीन वैल्यू थ्योरम का टॉपिक, बस ये ऊपर जो है उसका डेफिनेशन है वो लिख दिए हैं। नीचे में अभी हम समझाए थे, यहाँ से नीचे में हम समझाए थे स्पीड, आपका एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में थोड़ा बहुत चर्चा किए थे। और अब हम तुमको इस थ्योरम के बारे में बात कर रहे हैं कि लेट y इक्वल टू एफ एक्स बी ए गिवन फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल ए एंड बी। इसका मतलब डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल ए एंड बी का मतलब तुम जानते हो, इसके बारे में तुम डेरिवेटिव में पढ़ चुके हो, फंक्शन में पढ़ चुके हो। विच इज कंटिन्यूअस ऑन ए एंड बी, जो कि क्लोज इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस हो। तो कंटिन्यूअस तो तुम पढ़े हो कंटिन्यूटी ऑन लिमिट चैप्टर, कंटिन्यूटी ऑन लिमिट्स चैप्टर में पढ़ चुके हो। और हम रोलेस थ्योरम में भी समझा दिए थे। क्यों समझाए थे वहाँ पे? क्योंकि जो बच्चे कंटिन्यूटी ऑन लिमिट्स पढ़ के आते हैं उसके बाद उनका शुरू होता है डेरिवेटिव, और डेरिवेटिव जब खत्म होने को होता है तब आता है डेरिवेटिव का वर्ड प्रॉब्लम। उस वर्ड प्रॉब्लम के अंदर ही एक चैप्टर है आपका रोलेस थ्योरम एंड लैग्रैंजेज मीन वैल्यू थ्योरम। तो रोलेस थ्योरम पहले आता है, तो जब वो हम पढ़ा रहे थे, जो कि वीडियो अपलोड किया गया है, उसमें हम तुमको कंटिन्यूटी पे अच्छा खासा लेक्चर दे दिए थे ताकि तुमको याद करवा दें।
कंटिन्यूटी जब पढ़ते हैं ना उसमें और इस चैप्टर में थोड़ा बीच में गैप हो जाता है, तो बच्चे भूल जाते हैं, इसलिए हम वहाँ बात कर लिए थे। और आज तो बात कर रहे हैं लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, तो इसलिए हम कंटिन्यूटी पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, वो तुम जान गए हो, समझ गए हो। तो कोई फंक्शन है अगर एफ एक्स वाई इक्वल टू एफ एक्स और वह क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी में डिफाइंड है और साथ ही साथ क्या है, कंटिन्यूअस है, ए कॉमा बी क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस है और साथ ही साथ डिफरेंशिएबल भी है ओपन इंटरवल ए एंड बी में। क्यों कंटिन्यूअस है क्लोज में और क्यों ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल है, इस बारे में चर्चा हम लोग कंटिन्यूटी ऑन लिमिट्स और डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ द फंक्शन उस पर हम लोग बात कर चुके हैं, ठीक है। तो अब देन बाय लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, तो इन लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम के अकॉर्डिंग देयर एग्जिस्ट सम सी, कुछ ऐसा मतलब एटलीस्ट वन एंड मोर देन वन, सी एटलीस्ट वन कम से कम एक या एक से अधिक, सी एग्जिस्ट करेगा, बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल ए एंड बी में इस प्रकार से कि सच दैट कि एफ डैश सी डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन का मतलब यहाँ पे है कि जो आपका कर्व है उसका डेरिवेटिव किसी पॉइंट सी पर, एफ डैश सी से हम लोग डिनोट करते हैं, एफ डैश सी इक्वल टू होना चाहिए होगा एफ बी माइनस एफ है बटा बी माइनस ए। अब जरा इसको हम ग्राफ बना के हम लोग समझेंगे। इफ़ यू ड्रॉ द कर्व वाई इक्वल टू एफ एक्स, अगर हम कोई y इक्वल टू एफ एक्स कर्व लेके समझते हैं इसको, सपोज कीजिए कि ये है कर्व y इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है, ध्यान से समझना, ये है कर्व y इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है, और y इक्वल टू एफ एक्स पे हम दो पॉइंट चूज कर लेते हैं एंड वी टेक 2 पॉइंट्स a एंड b। तो पहला पॉइंट मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे चूज कर लेते हैं a और दूसरा पॉइंट यहाँ पे चूज कर लेते हैं b, a एंड b। तुम समझ सकते हो पॉइंट a का कोऑर्डिनेट और ये पॉइंट a लेते हैं और यहाँ पॉइंट b लेते हैं, a माना कि पॉइंट x इक्वल टू a पर है और b जो आपका पोजीशन है वह माना कि x इक्वल टू b पर है। तो a का जो इमेज बनेगा वह एफ से हम लोग डिनोट करते हैं और बी का जो इमेज बनेगा उसे हम लोग एफ बी से डिनोट करते हैं, ठीक है, एफ बी से करते हैं डिनोट। तो तुम समझ रहे हो इसको, ठीक है। अब बताओ कि हम ए बी जो यहाँ ज्वाइन कर देंगे वह इस कर्व का कॉर्ड कहा जाएगा। ए बी जो ज्वाइन कर देंगे वह इस कॉर्ड का या इस कर्व वाई इक्वल टू एफ एक्स का कॉर्ड कहा जाएगा, ठीक है। अगर इस कॉर्ड का स्लोप निकालते हो यानी कि तुम एवरेज, अगर तुम थोड़ा देर के लिए मान लो कि यह ए टाइम बता रहा है, बी टाइम बता रहा है, एफ ए डिस्टेंस बता रहा है, एफ बी डिस्टेंस बता रहा है, यह टाइम ए पर डिस्टेंस एफ ए और टाइम बी पर जो कि T2 था, अगर स्पीड आपका डिस्टेंस एफ बी है तो इसका आप एवरेज स्पीड अगर निकालते हैं तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए जो आपका स्लोप, जो आपका ये कॉर्ड ए बी है, कॉर्ड ए बी का स्लोप निकालते हैं, कॉर्ड ए बी का स्लोप निकालते हैं, फिजिक्स में पढ़े हो। तो कॉर्ड ए बी का स्लोप निकालते हो और जानते हो कि स्पीड ऑब्जेक्ट का जो स्पीड है जिसका ग्राफ हम यहाँ खींच दिए हैं, इस ऑब्जेक्ट का स्पीड अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो कभी स्पीड कुछ होगा, कभी स्पीड कुछ होगा, ठीक है। सपोज करो कि मेरे को यहाँ से अभी मान लो हम पटना में हैं, सपोज करो कि हम पटना में हैं और हमको आरा पहुँचना है, ठीक है। तो पटना से आरा का जो डिस्टेंस है अप्रॉक्स मान लेते हैं 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर है। अगर हम पटना से बाइक से जा रहे हैं आरा के लिए तो नो डाउट कि कभी रास्ता में मेरा स्पीड ज़्यादा होगा हाईवे पर, कहीं ट्रैफिक पर कम हो जाएगा। तो हो सकता है कि हम यह 60 किलोमीटर का दूरी अगर हम टाइम ले लिए, यह डिस्टेंस हो गया आपका 60 किलोमीटर और टाइम मान लीजिए लगा 2 घंटा टोटल। जब पटना से हम पहुँचते हैं आरा और घड़ी देखते हैं तो एग्जैक्टली 2 आवर्स में हम पटना टू आरा पहुँच गए, सपोज दैट। तो तुम जान ही रहे हो कि जो एवरेज स्पीड है वह हो जाएगा टोटल डिस्टेंस कवर्ड 60 किलोमीटर एंड बाई टोटल टाइम टेकन यानी कि 2 आवर्स, दैट इज 30 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा हुआ एवरेज स्पीड। अब तुम इस बात को तो समझोगे ना कि अगर हम पटना से आरा पहुंचते हैं 60 किलोमीटर दूरी तय करने में 2 घंटा लगा तो मेरा एवरेज स्पीड जो है वह एवरेज स्पीड 30 किलोमीटर प्रति घंटा से गया गाड़ी मेरा, बाइक मेरा। अब यह बात तो सब समझ सकते हो कि हम जब पटना से आरा पहुँचे तो यह हम अब मेरा स्पीड जो है यूनिफॉर्म नहीं होगा, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड ही होगा हमारा। कभी हाईवे पे पहुँचे तो 50, 60, 70 किलोमीटर, 80 किलोमीटर प्रति घंटा चलाए होंगे और रास्ते में कहीं जाम मिल गया, ट्रैफिक मिल गया तो मेरा स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटा भी हुआ होगा, ठीक है।
तो कुल मिला के क्या है कि अगर हम पटना से आरा का निकालते हैं तो ये होता है एवरेज स्पीड, लेकिन अगर हमको किसी पॉइंट पर निकालना हुआ इंस्टेंटेनियस स्पीड तो वो कैसे निकालेंगे इस कर्व पे हम लोग सीख रहे हैं, यानी कि लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम में। तो वो एक्चुअली यहाँ पे हम लोग यह कुछ रिलेशन स्थापित करेंगे। इसमें सीखने का तुम जान चुके हो पहले से ही कि इंस्टेंटेनियस स्पीड जो होता है वह टेंजेंट होता है कर्व का, और इसे हम लोग कहते हैं ds/dt, जो कि लिमिटिंग वैल्यू है, लिमिटिंग वैल्यू of delta s by delta t when delta t tends to 0, that is equal to ds/dt. This is called instantaneous speed at the point, ठीक है, और ये तुम जानते हो। चलो देखो यहाँ पे ए बी जो हम जो है लाइन ज्वाइन कर दिए, इसका अगर तुम चाहते हो स्लोप निकालना, यह जो कॉर्ड है ए बी, इस कर्व का y = fx कर्व का जो कॉर्ड है ए बी, इस कॉर्ड का निकालना चाहते हो तुम, स्लोप निकालना चाहते हो, तो जाहिर सी बात है स्लोप निकालने के लिए क्या करना होगा, ये बना दिए 90 डिग्री यहाँ पे और यहाँ पॉइंट दिए सी। स्लोप के लिए क्या करना होगा कि ये इसको अगर पीछे तक खींचते हैं, इस लाइन को पीछे खींचते हैं, तो ये थीटा जो बना जिसे कहते हैं इंक्लिनेशन, अभी बात किए थे हम, तो स्लोप ऑफ दिस कॉर्ड इज इक्वल टू m, दैट इज इक्वल टू tan थीटा, एंड tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। हेलो ये हुआ परपेंडिकुलर और यहाँ से यहाँ क्या हुआ, बेस। ध्यान देना, जहाँ से कट किया वहाँ से यहाँ क्या हुआ, बेस। या तो हम यहाँ से यहाँ करें, या अगर कर्व ये है सिर्फ, तो हम क्या करेंगे, ये बाई ये करेंगे। इस कर्व के लिए हम बस ये बाई ये करेंगे, काम हो जाएगा हमारा। और जानते भी हो कि दिस वन, मेरा हाथ देखना कहाँ से कहाँ चला, दिस वन बाई इस पॉइंट से दिस वन बाई दिस वन, दैट इज tan थीटा इक्वल टू p बाई बी, परपेंडिकुलर बाई बेस। और अगर हम ये वाला बाई यहाँ से यहाँ कर दें, दिस इज ऑल्सो परपेंडिकुलर बाई बेस, एंड द रेशियो will be same because by similarity of triangles, okay। अब देखोगे यानी कि यह BC by AC जो निकालेंगे, that is called slope of the chord AB, slope of the chord AB equal to slope of the chord AB, slope of chord AB equal to BC by AC, BC बटा AC, ठीक है। तो अगर हम A और B चूज किए दो पॉइंट इस कर्व पर, तब निकला एवरेज यहाँ पे स्लोप ऑफ द कॉर्ड, जिसे स्लोप ऑफ द कॉर्ड ए बी BC बाई AC, जिसे हम लोग कहते हैं एवरेज स्पीड। BC मतलब कि S2 - S1 जो अभी समझाए थे, S2 S1, और AC मतलब T2 - T1। यहाँ पे S2 के प्लेस पे FB है और S1 के प्लेस पे FA है। जो S2 था अभी जो समझाए थे वो, और जो S1 था ये अभी जो समझाएं, यहाँ पे हम T2 लिए थे और इसको हम T1 बोले थे। तो S2 - S1 डिवाइड बाई T2 - T1, और यही यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ द कॉर्ड क्या हो जाएगा, BC बाई AC जो लिखे हैं हम, समझना ध्यान से। AC को हम बोल सकते हैं S2 - S1 जिसको बोल रहे हैं हम लोग, यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, FB - FA, FB - FA बटा B - A। जैसा कि हम लोग पहले क्या बोलते थे इसको, S2 - S1 डिवाइड बाई T2 - T1। S2 हुआ हमारा FB, S1 हुआ हमारा FA, और T2 हुआ B और T1 हुआ A। तो ये हमारा निकल गया दो पॉइंट के बीच में एवरेज स्पीड निकल गया उस ऑब्जेक्ट का जिसके पोजीशन के लिए यह कर्व बनाया गया है। लेकिन अगर हम किसी टाइम पर्टिकुलर पॉइंट पर निकालना चाहते हैं, सपोज कीजिए कहीं बीच में कहीं यहाँ निकालना चाहते हैं, इस पॉइंट पर, इस कर्व का अगर इस पॉइंट पर निकालना चाहते हैं, तो इसका टेंजेंट ही, यानी कि व्हेन डेल्टा t टेंड्स टू 0, इसमें अगर लिमिट लगा दोगे, डेल्टा t टेंड्स टू 0 लगा दोगे, जिसको कि तुम अब बोल रहे हो, इसी को तुम क्या बोल रहे हो, डेल्टा s बाई डेल्टा t बोल रहे हो। अगर लिमिट लगा दोगे इसमें, लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0, तो ये तुम्हारा बनेगा इंस्टेंटेनियस स्पीड, जिसको कि ds बाई dt से हम रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम लोग ds बाई dt से रिप्रेजेंट करते हैं, और यह बनता है पॉइंट पर आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड किसी फिक्स पॉइंट C पर। मान लीजिए C लेते हैं, A से B के बीच में। क्या है रिलेशन यहाँ पे कि ये बात तय है, इनके अकॉर्डिंग, लैग्रेंज के अकॉर्डिंग एक बात तय है कि जब हम पटना से आरा पहुँच रहे हैं और एवरेज स्पीड जो है हमारा, वह एवरेज स्पीड एक टाइम पर इंस्टेंटेनियस स्पीड के बराबर हो जाता है। बस यही है एक लाइन। इनका कहना ये था कि चूंकि अब यहाँ से यहाँ आप कॉर्ड का निकाल रहे हैं स्लोप, अब अगर पॉइंट आप अगर निकालते हैं कहीं पे टेंजेंट, इस पॉइंट पर टेंजेंट कुछ और होगा, इस पर टेंजेंट कुछ और होगा, लेकिन एक बार किसी पॉइंट पर टेंजेंट ऐसा होगा जो कि स्लोप AB के पैरेलल होगा। यही बात है इनका कहना।
बस यही कहना है कि ऐसा जब टेंजेंट इस कर्व का, अब लाइन सुनना खत्म, जितना बोले हैं उसका सम अप है एक लाइन में, एक लाइन में सम अप है उसका। सम अप उसका एक लाइन में यही है कि आप कर्व ए बी का जो स्लोप होगा, कर्व ए बी का जो स्लोप होगा यानी कि एवरेज स्पीड, तो एक 2 पॉइंट लेना पड़ता है स्लोप निकालने के लिए, और ए बी कॉर्ड का स्लोप अलग अलग पॉइंट अगर ए बी लीजिएगा इस पर अलग अलग स्लोप आएगा, यानी कि अलग अलग एवरेज स्पीड आएगा, बट किसी पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस स्पीड जो होगा उसी कर्व का टेंजेंट होता है। तो ये कहना चाह रहे हैं, लैग्रेंज साहब कहना चाहते हैं कि जो स्लोप हुआ आपका इस कॉर्ड का, यह कॉर्ड का स्लोप एक पॉइंट ऐसा बीच में कहीं ना कहीं, कम से कम एक पॉइंट ऐसा सी जरूर होगा जहाँ पे कि टेंजेंट जो होगा वह कॉर्ड के पैरेलल हो जाएगा, टेंजेंट कॉर्ड के पैरेलल हो जाएगा। ये इतना ही बोलना चाहते हैं कि टेंजेंट जो है वो कॉर्ड के पैरेलल हो जाएगा, कम से कम एक पॉइंट सी ऐसा जरूर एग्जिस्ट करेगा ए और बी ओपन इंटरवल के अंदर, जहाँ पे कि टेंजेंट कॉर्ड ए बी के पैरेलल हो जाएगा। रॉलेस थ्योरम क्या बोले थे कि टेंजेंट, रॉलेस क्या बोले थे इसके पहले जो हम लोग पढ़ चुके हैं, रॉलेस साहब ये बोले थे कि टेंजेंट जो होगा वह यानी कि एफ सी वह 0 के बराबर, यानी कि टेंजेंट ए और बी, हेलो ये नहीं, रॉलेस थ्योरम जो इसके पहले पढ़ चुके हैं, उनका कहना क्या था कि जो टेंजेंट है वह ए और बी इंटरवल के अंदर, ओपन इंटरवल के अंदर टेंजेंट एक बार एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, यानी कि एफ डैश सी बराबर 0। और लैग्रेंज साहब का कहना है कि टेंजेंट ए और बी ओपन इंटरवल के अंदर एक पॉइंट पर, कम से कम एक पॉइंट पर टेंजेंट कॉर्ड के पैरेलल हो जाएगा। रॉलेस साहब कहते थे टेंजेंट एक्स एक्सिस के होगा पैरेलल, यानी कि एफ डैश सी बराबर 0। और लैग्रेंज साहब का कहना है कि टेंजेंट ये जो कॉर्ड है आपका ए बी उसके हो जाएगा पैरेलल। और अभी आप निकाले हैं इस कॉर्ड का स्लोप एफ बी माइनस एफ ए, अभी निकाले ना यहाँ पे एफ बी बी सी बटा ए सी, बी सी बटा ये ए सी, और बी सी क्या है, यह बी सी क्या है, यह एफ बी माइनस एफ ए है। बी सी जो निकाले हैं यह बी सी, वह क्या हो जाएगा एफ बी माइनस एफ ए, एफ बी माइनस एफ ए, यहाँ से यहाँ तक का दूरी, और जो आपका ए सी है ए सी, यह डिस्टेंस हो जाएगा बी माइनस ए, यहाँ से यहाँ, ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ डिस्टेंस जो हम जहाँ पर हम मार्कर चला रहे हैं वह क्या है बी माइनस ए है, बस इतना ही बात है। यानी कि बी सी बटा ए सी यह इस कॉर्ड का स्लोप हो गया, बी सी बटा ए सी कॉर्ड का स्लोप, ए बी कॉर्ड का स्लोप क्या हुआ बी सी बटा ए सी, यानी कि एफ बी माइनस एफ ए बटा बी माइनस ए, जो कि यहाँ पे हम लिखे हैं स्लोप, ठीक है। और टेंजेंट जो होगा ये एक बार कम से कम इसके पैरेलल हो जाएगा, कॉर्ड ए बी के पैरेलल हो जाएगा। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि नाउ इफ यू ड्रॉ द कर्व y इक्वल टू एफ एक्स एंड वी टेक 2 पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट ए कॉमा एफ ए, चूंकि ए यहाँ पे फर्स्ट कोऑर्डिनेट ए है और इसका इमेज एफ ए है, तो ए का कोऑर्डिनेट होगा ए कॉमा एफ ए, और बी का कोऑर्डिनेट होगा, चूंकि यहाँ फर्स्ट कोऑर्डिनेट बी है, बी कॉमा एफ बी, यह बी का कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है। तो ए और बी, ए एंड बी ऑन द कर्व, अगर हम 2 पॉइंट ए और बी लेते हैं कर्व पर, देन स्लोप ऑफ द कॉर्ड ए बी, तो इस ए बी जो आपका यहाँ पे जो कॉर्ड है उसका स्लोप क्या होगा, स्लोप होगा बी सी बटा ए सी, यानी कि एफ बी माइनस एफ है बटा बी माइनस ए, एफ बी माइनस एफ है बटा बी माइनस ए, इक्वेशन 2। यहाँ इक्वेशन 1 बोले हैं क्या, किसको, जो कि लैग्रेंज साहब का कहना है उसको बोले इक्वेशन 1, और अभी ग्राफ से क्या निकाले हम लोग इक्वेशन 2। तो अगर 1 और 2 को इक्वेट कर देते हैं, तो 1 और 2 को इक्वेट करने से कहीं पे लिख दे रहे हैं हम, कहाँ पे लिख दें, जगह तो खत्म हो गया, यहाँ पे हम जगह बना के लिखेंगे इस बात को, यानी कि हम लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी कैन राइट हियर कि एफ डैश सी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ कॉर्ड ए बी। बस यही तो कहना है लैग्रेंज साहब का, स्लोप ऑफ कॉर्ड ए बी, यही तो कहना है इनका कि फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 एफ डैश सी, यहाँ कह रहा है एफ डैश सी, ये कह रहे हैं, और स्लोप ऑफ लैग्रेंज साहब ये कह रहे हैं, और इस ग्राफ से हम देखें कि इस कॉर्ड का स्लोप भी एफ बी माइनस एफ है बटा बी माइनस ए ही है, यानी कि दोनों इक्वेशन को इक्वेट करें, यह भी एफ डैश सी है और इसको भी हम लोग स्लोप ऑफ कॉर्ड ए बी को हम लोग क्या बोलते हैं, एफ डैश सी ही कहते हैं। हम देख लेंगे जाके अभी वीडियो में कि तुमको नीचे का दिख रहा है नहीं दिख रहा है, एफ डैश सी ही बोलते हैं। तो एफ डैश सी इक्वल टू, एक काम करते हैं हम यहाँ पर नीचे की जगह पे हम यहाँ राइट में थोड़ा इरेज कर देते हैं, ये पटना डिस्टेंस आरा ये मिटा के यहीं लिख दे रहे हैं, हो जाएगा, देखो यहाँ पे बस्ट हो गया। यहाँ इक्वेशन 2 इसको ना बोल के, दैट इम्प्लाइज
स्लोप ऑफ कॉर्ड ए बी, यहाँ पे जो है आपका ये स्लोप तो कह सकते हैं कि इसको एफ बी माइनस एफ ए बटा बी माइनस है, जिसको कि हम लोग यहाँ पे एफ डैश सी कह रहे हैं। तो एफ डैश सी जो है वह बराबर है किसके, स्लोप ऑफ कॉर्ड ए बी के। ठीक ही तो है, यही लिख दे रहे हैं हम इक्वेशन 2, और इसको लिख दे रहे हैं कि फ्रॉम 1 एंड 2 एफ डैश सी इक्वल टू स्लोप ऑफ कॉर्ड ए बी, यही लिख दे रहे हैं। व्हाट दिस सोच दैट यह क्या दिखाता है, यह दिखाता है कि यहाँ से मिटा के नीचे लिख दिया हम, यह फ्रॉम 1 एंड 2 ये तो बात हो गया। क्या यह शो करता है, यह शो करता है दिस सोच दैट कि पॉइंट ए और पॉइंट बी, यानी कि यहाँ बोले x इक्वल टू स्मॉल ए और x इक्वल टू स्मॉल बी, ये जो आपका इंटरवल है a से b के बीच में, इसमें कम से कम एक पॉइंट C ऐसा जरूर बिलोंग करेगा जहाँ पे कि टेंजेंट कॉर्ड के पैरेलल हो जाए, अगर एफ डैश सी बराबर है स्लोप ऑफ कॉर्ड ए बी के, किसे कह रहे हैं एफ डैश सी, ये आप देख रहे हैं, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं एफ डैश सी। तो एफ डैश सी का मतलब होता है डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एफ एक्स एट द पॉइंट सी। डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एफ एक्स एट द पॉइंट सी इज रिप्रेजेंटेड बाय एफ डैश सी, एंड एफ डैश सी इज टेंजेंट ऑफ दिस कर्व। पूरा नाम तो क्या बोलेंगे इस टेंजेंट को, स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। क्या बोलते हैं इस टेंजेंट को, स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू एफ एक्स, मीनिंग हुआ स्लोप of the tangent to the curve y equal to fx, to the curve y equal to fx is just equal to slope of chord AB। समझ रहे हो, slope of the final बात एक लाइन में, अब slope of the tangent to the curve y equal to fx at the point x equal to c। यहाँ पे टेंजेंट, यह एक कर्व है, हेलो, यह एक कर्व है, इसका एक पॉइंट पर हम क्या निकाल दिए, टेंजेंट। इतना मोटा नहीं है, ये खींचने से बार बार मोटा हो जा रहा है। यह कर्व है, इस कर्व पे एक पॉइंट, यहाँ पे यह पॉइंट जो आपका यह पॉइंट x इक्वल टू सी है, इस पॉइंट पर ये हुआ टेंजेंट। तो मीनिंग ये है लैग्रेंज साहब का कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू एफ एक्स, स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू एफ एक्स एट द पॉइंट x इज इक्वल टू सी इज जस्ट इक्वल टू स्लोप ऑफ द कॉर्ड AB, इज जस्ट इक्वल टू स्लोप ऑफ द कॉर्ड AB। कम से कम अगर इसको आसान भाषा में बोलें तो ये हुआ कि आपका जो एवरेज स्पीड है, आपका जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है, यानी कि C पर जो निकालें हम लोग टेंजेंट, इसका मतलब कि इंस्टेंटेनियस स्पीड जो है किसी इंटरवल के बीच में A और B दो पॉइंट जो लिया गया है, उस इंटरवल के बीच में एक बार ऐसा जरूर आएगा टाइम जहाँ पे कि इंस्टेंटेनियस स्पीड एवरेज स्पीड के बराबर होगा। इंस्टेंटेनियस स्पीड यानी कि टेंजेंट बराबर होगा एवरेज स्पीड के, यानी कि स्लोप ऑफ द कॉर्ड AB के। बस इतना ही बात है कि एफ डैश सी, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एफ डैश सी को हम लोग बोलते हैं एफ डैश सी। व्हाट इज एफ डैश सी? एफ डैश सी फॉर दिस कर्व को क्या बोलेंगे, एफ डैश सी इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू एफ एक्स एट द पॉइंट x इक्वल टू सी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ कॉर्ड AB। मतलब कि A और B ओपन इंटरवल के अंदर, A और B ओपन इंटरवल के अंदर कम से कम एक ठो C ऐसा जरूर लाई करेगा, जो एक C जरूर लाई करेगा जिसका कि एफ डैश सी स्लोप ऑफ द कॉर्ड AB के बराबर होगा। एफ डैश सी स्लोप ऑफ द कॉर्ड AB के बराबर होगा। स्लोप ऑफ द कॉर्ड AB क्या है, तो FB BC बटा AC। स्लोप ऑफ द कॉर्ड AB क्या है, BC बटा AC, यानी कि FB माइनस FA बटा B माइनस A, FB माइनस FA बटा B माइनस A। दिस इज स्लोप ऑफ द कॉर्ड AB एंड दिस इज slope of the tangent to the curve y equal to fx. Finally, this is slope of the chord AB, FB minus FA बटा B minus A, FB minus FA बटा B minus A, slope of the chord AB. Slope of the chord AB is equal to slope of the tangent f dash c, slope of the tangent to the curve y equal to fx at the point x equal to c. In one line, according to Lagrange's साहब या according to Lagrange's mean value theorem, slope of the tangent
to the curve y equal to fx at the point x is equal to c is just equal to slope of the chord AB at a fixed point c between open interval a and b। ओपन इंटरवल a और b के बीच में एक ठो c ऐसा, कम से कम एक ठो c ऐसा जरूर एग्जिस्ट करेगा जहां पे कि टेंजेंट स्लोप कॉर्ड के स्लोप के बराबर हो जाएगा। टेंजेंट का मतलब इंस्टेंटेनियस स्पीड एट द पॉइंट x इक्वल टू सी एंड कॉर्ड का स्लोप ऑफ द कॉर्ड का मतलब एवरेज स्पीड। यानी कि अगर इसको हिंदी भाषा में कहें तो ये कह सकते हैं हम लोग, आसान भाषा में कहें तो कह सकते हैं हम लोग कि जब हम पटना से मिटा दिए हैं, जब हम पटना से आरा जा रहे हैं, जब हम पटना से आरा जा रहे हैं, पटना आरा से जा रहे हैं, तो चाहे कभी मेरा स्पीड होगा 20, और मेरा स्पीड यहाँ था एवरेज क्या 30 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। जो हम लिए थे कि दूरी है 60 किलोमीटर और टाइम लगा 2 घंटा, तो एवरेज स्पीड हो गया मेरा, एवरेज स्पीड हुआ 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पटना से आरा जब हम जा रहे हैं और मेरा एवरेज स्पीड है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, मेरा इंस्टेंटेनियस स्पीड हर क्षण बदल रहा होगा। कभी 20 किलोमीटर प्रति आवर होगा पर आवर, कभी 80 किलोमीटर पर आवर होगा। लेकिन एक बार पटना से आरा में एक बार, कम से कम एक बार, ऐसा तो कई बार होगा नॉर्मली, लेकिन पटना से आरा में कम से कम एक बार मेरा जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है, किसी फिक्स्ड पॉइंट पर मेरा जो स्पीड है वह मेरे एवरेज स्पीड के बराबर होगा। मेरा हम जो बाइक चला रहे हैं, बाइक का स्पीड, मेरे बाइक का जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है पटना टू आरा, एक बार कम से कम जरूर मेरे एवरेज स्पीड के बराबर होगा। ये जो आपका देख रहे हो टेंजेंट, यह हुआ पॉइंट सी पर इंस्टेंटेनियस स्पीड, और यह जो देख रहे हो कर्व, ये स्लोप कॉर्ड का, ये जो कॉर्ड हुआ, यह कॉर्ड स्लोप ऑफ द कॉर्ड ए बी टेंजेंट के बराबर है पॉइंट सी पर, जो कम से कम एक बार जरूर ऐसा होगा ए और बी के अंदर ओपन इंटरवल में। दैट्स ऑल, दिस इज कॉल्ड लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। बस वीडियो को पॉज करके जो लिखना है लिख लो इसमें से, और सब लिखने लायक है तुम्हारे, और हम इसको ख़त्म करेंगे। अगले क्लास में बात करेंगे, इस पर हम क्वेश्चन करेंगे, कुछ लाइन और लिख देंगे हम, मात्र 2-3 मिनट और पढ़ाएंगे। पॉज। चलो, तो अभी हम बोर्ड को तो इरेज करके कुछ नया बात लिख दिए हैं तुम्हारे लिए, और ग्राफ को फिर से बना दिए हैं, ताकि अगर चूँकि ग्राफ काफ़ी गंदा हो गया था यहाँ समझाते समझाते, और ग्राफ काफ़ी गंदा हो जाने की वजह से हो सकता है कि तुमको कम समझ में आया हो या ग्राफ नहीं बना पाए हो, तो हम यहाँ पर देखो फिर से ग्राफ को बना दिए हैं तुम्हारे समझने के लिए। लेकिन अभी ये जो भी हम लिखे हैं फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द मीन, फिजिकल सिग्निफिकेंस आई है यहाँ पे एस आई, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द मीन वैल्यू थ्योरम, वह लिखने से, इसको लिखने के पहले तुम एक लाइन वो लिख लोगे जो अभी हम समझा रहे थे कि दिस सोच दैट, वो हम बोले थे बट लिखे नहीं थे बोर्ड पे, तुम लिखे कि नहीं पता नहीं, लिख लो उसको। दिस सोच दैट, कौन सोच जो बताया अभी, एफ डैश सी जो लिखे अभी कि एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए डिवाइड बाई बी माइनस ए, जो अभी हम साबित किए क्वेश्चन 1 और 2 से, उसके नीचे लिख लेना दिस सोच दैट, दिस सोच दैट बोले थे वैसे, पता नहीं तुम सुन के लिख पाते हो नहीं लिख पाते हो, लिख दे रहे हो यहाँ पे। दिस सोच दैट द टेंजेंट, द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू एफ एक्स एट द पॉइंट, एट सम पॉइंट, क्योंकि एक से अधिक पॉइंट हो सकता है, एट सम पॉइंट x इक्वल टू सी इज पैरेलल टू द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू एफ एक्स इज एट सम पॉइंट x बराबर c इज पैरेलल टू द कॉर्ड ए बी। यानी कि अभी जो हम लोग ग्राफ पढ़े थे यहाँ पे देख सकते हो, द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट द पॉइंट x इक्वल टू सी जो है इज पैरेलल टू द कॉर्ड ए बी। ये लाइन लिखने के बाद अब आ जाओ लास्ट लाइन, लास्ट टॉपिक इस बारे में जो बात करेंगे, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द मीन वैल्यू थ्योरम में क्या लिखे हैं वही लिखे हैं जो अभी तक हम तुमको आधे घंटे से समझा रहे थे। आधे घंटे से जो समझा रहे थे वो मेरा काम था समझाने का, एज ए टीचर जितना प्रयास कर सकते हैं कि तुमको समझ में आ जाए ठीक से, तो समझाने का काम था। अब उस जो समझाए हैं उसको तुम अपने कॉपी पे, नोटबुक पे इसको कॉपी कर लोगे। थोड़ी देर में वीडियो को पॉज कर लेना, पॉज करके इसको लिख लेना कॉपी पे अपने नोट्स पे, ताकि हम जो बोले वो याद भी रहेगा हमेशा तुमको, क्योंकि हम समझाएं बोले कुछ दिन में तुम भूल जाओगे। क्या लिखे हैं, लेट अ पार्टिकल बी मूविंग इन अ, ये बी लिखे हैं, बी मीन्स होना, लेट अ पार्टिकल बी मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन and let FA and FB be its positions at different time
एफ ए ये जो है आपका ये, और एफ बी ये पोजीशन है इस y इक्वल टू एफ एक्स, वाई इक्वल टू एफ एक्स कर्व हो गया। इस कर्व पे एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, ये कर्व ही का है, कर्व का पार्ट है ये। तो फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट एफ ए और एफ बी आर इट्स पोजिशन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट एट द टाइम ए एंड बी। टाइम ए पर पोजिशन है एफ ए और टाइम बी पर पोजिशन है एफ बी। देन एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल, एवरेज स्पीड पार्टिकल क्या हो जाएगा भाई, तो बी सी बटा ए सी, यानी कि बी सी जो डिस्टेंस यहाँ पे लिख दिए हम एफ बी माइनस एफ है, और बटा ए सी यानी यहाँ लिख दिए हम ए सी को पूरा यहाँ से कैपिटल ए कैपिटल सी, वो दूरी क्या है यहाँ पे लिखे हैं बी माइनस ए। तो पार्टिकल का जो एवरेज स्पीड होगा वो है बी माइनस एफ है बटा बी माइनस ए, जो कि हम समझा चुके हैं। वी ऑल्सो नो दैट, खास बात, वी ऑल्सो नो दैट के एफ टी सी डेरिवेटिव ऑफ द पॉइंट, डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट द पॉइंट सी। एफ डी सी डिनोट्स द इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट टाइम सी। हम जानते हैं कि एफ डैश सी यानी कि यह स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू एफ एक्स, यह बताता है किसी पर्टिकुलर टाइम फिक्स टाइम पर उसका स्पीड क्या है। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं उसे ऑफ द पार्टिकल एट टाइम सी। नाउ बाय द मीन वैल्यू थ्योरम एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ है बटा बी माइनस ए। सो द मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहता है हमसे, द मीन वैल्यू थ्योरम सेज दैट एट सम पॉइंट सी बिटवीन ए एंड बी, किसी टाइम सी पर बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में, द इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ द पार्टिकल वुड बी इक्वल टू द एवरेज स्पीड। जो इंस्टेंटेनियस स्पीड होगा किसी पार्टिकल का, किसी ऑब्जेक्ट का, वह एवरेज स्पीड के बराबर होगा। यह स्लोप जो था, यह कॉर्ड का जो स्लोप है वह है एवरेज स्पीड एफ बी माइनस एफ है बटा बी माइनस ए, और यह जो टेंजेंट है यह किसी पॉइंट पर, किसी खास टाइम पर उसका, उस पार्टिकल का इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड जो होगा वह पैरेलल होगा ए बी के, मतलब कि स्पीड यहाँ पे दोनों इक्वल होगा। टेंजेंट, सॉरी फिर से बोलेंगे, टेंजेंट जो है वह कॉर्ड ए बी के पैरेलल होगा किसी पॉइंट सी पर कम से कम एक बार जरूर। इसका मतलब ये है कि यह टेंजेंट अगर इक्वल है, इसका मतलब कि इंस्टेंटेनियस स्पीड एवरेज स्पीड के इक्वल होगा कम से कम एक बार। ठीक है, यही था आपका लैग्रेंजेज मीन वैल्यू थ्योरम। हम समझाने का पूरा प्रयास किए हैं। स्क्रीन पर से हम हट गए हैं ताकि तुम वीडियो को पॉज करके इसको लिख लो। वीडियो को पॉज कर लो, लिख लो, पॉज। चलो, तुमको पूरा टाइम मिल गया है वीडियो को पॉज करने का, पॉज कर लिए होगे। और अब हम लोग बात कर सकते हैं क्या, तो हमारा लैग्रेंजेज मीन वैल्यू थ्योरम के बारे में जो समझाना था समझा चुके हैं। अब हम लोग क्वेश्चन करने के लायक हो गए हैं। अभी क्वेश्चन अगर करेंगे, हम थोड़ा समय देख लेते हैं कितना टाइम, कितना लंबा वीडियो बना। काफ़ी लंबा, 51 मिनट का हो गया। चाहें तो एक आध क्वेश्चन कर सकते हैं, तो एक क्वेश्चन कर लेंगे तो थोड़ा आइडिया मिल जाएगा तुमको। बट इसको छोड़ देते हैं, आज काफ़ी लंबा बात हो गया है। कल के क्लास में हम लोग क्वेश्चन करेंगे। अगले क्लास में, आज मेरा काम था समझाना, हम समझा चुके हैं, और कल के क्लास में हम तुमको इस पे क्वेश्चन करेंगे। तो वीडियो देखते रहना। थ्योरम समझ चुके हो, कल सिर्फ क्वेश्चन करेंगे, तो हम लोग इसको सम अप करके फिर ख़त्म करेंगे। तो फिर मिलते हैं एक बार फिर से मेरी तरफ से हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू, और कल मिलेंगे अगले क्लास में। तो ज़रूर देखना वीडियो, क्योंकि आज का वीडियो सिर्फ थ्योरी था। सिर्फ मेरा काम था कि क्या होता है लैग्रेंजेज मीन वैल्यू थ्योरम, और कल के क्लास में बात करेंगे हम इस टॉपिक पे क्वेश्चन कैसे करते हैं इसका। ठीक है ना, मिलते हैं ऑन सेम टाइम ऑन सेम चैनल। पैक अप।